नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि विश्व इतिहास की सीरीज हमारी स्टार्ट हो चुकी है। पिछले वीडियो में मैंने पुनर्जागरण के बारे में चर्चा किया था। आज का जो हमारा टॉपिक होगा अमेरिका से रिलेटेड होगा, प्लस अमेरिकी क्रांति से रिलेटेड होगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ से हमारे वनडे कंपटीशन में क्या ऑब्जेक्टिव बनते हैं। देखिए जो विश्व इतिहास का पोर्शन होता है ज़्यादातर सिविल मेंस में पूछा जाता है, बट हमारे ऑब्जेक्टिव में भी आता है वनडे कंपटीशन, चाहे एसएससी, रेलवे, बैंक या आपका यूपीएससी का कोई पेपर हो या यूपी का कोई पेपर हमारा हो। तो जो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ऑलमोस्ट देखा जाता है पॉइंट टू पॉइंट, उन पे ही हम केवल चर्चा करेंगे। बाकी डिस्क्रिप्शन पे हमारे और भी वीडियोस आते रहेंगे, उस पर हम लोग चर्चा करते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों आज अमेरिका के बारे में जानकारी करते हैं, वहां से बनने वाले ऑब्जेक्टिव प्लस अमेरिकी क्रांति से रिलेटेड हुई घटनाओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो आइए सबसे पहली पॉइंट बात करें हम अगर अमेरिका के बारे में, तो इसके इंट्रो के बारे में बात करें जानकारी में, तो पहला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनता है, इसकी खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में हो सकता है आपका क्रिस्टोफर ना पढ़ा हो आपने, कोलंबस कोलंबस ज्यादा ऑप्शन दिया जाता है, इसलिए आप कोलंबस को ध्यान रखें, ठीक है। तो अगर मान लीजिए पूरा नाम देता है तो बेटर है क्रिस्टोफर कोलंबस, वरना जनरली ऑब्जेक्टिव जो बनता है उसमें कोलंबस का नाम देता है कि अमेरिका की खोज किसने की थी, तो कोलंबस के नाम से। तो पहला पॉइंट आप इसको ध्यान दें। अब आती बात कि अमेरिका ही नाम इसका क्यों पड़ा, तो इसके पीछे भी एक कारण था, उसको भी जान लेते हैं। इसका नाम इटली के अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर अमेरिका रखा गया। तो इतना तो डीप क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है उम्मीद करता हूं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे बेसिक जानकारी के तौर पे हमें इसके बारे में भी पता होना चाहिए। कुछ चीजें ऐसी भी होती है हमारी कि आप मान लीजिए प्रीम निकालते हैं, मेंस निकालते हैं, तो कभी वाइवा है या इंटरव्यू है, तो हो सकता है वहां पे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तर्क के तौर पर। तो हमें क्या करना है, स्टडी के साथ साथ में हमें अपनी एलिजिबिलिटी को भी डेवलप करना है। तो यहाँ दो चीजें, अगर आपको अमेरिका के नाम के बारे में क्वेश्चन, तो पहला तो किसने खोज करी, कोलंबस हो गया। दूसरा अमेरिका ही नाम क्यों पड़ा, तो वो व्यक्ति थे अमेरिगो वेस्पुसी, जिनके नाम पर अमेरिका पड़ा। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं, प्रशांत महासागर का नामकरण स्पेन निवासी मैगलन ने किया था, और आप सभी कहीं ना कहीं मैगलन के भी बारे में जानते हैं। मैगलन एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले समुद्री मार्ग से रास्ते के बारे में खोजा, या समुद्री मार्ग से चीजों को खोजने का प्रयास किया। तो ये सब कुछ ऑब्जेक्टिव हमारे वन बाय वन बनते हैं, तो इनको भी हम लाइनर वाइज में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। बट अब टॉपिक टू टॉपिक अगर हम देख रहे हैं तो उसमें देखते हैं मैगलन से रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं। तो पहली बात तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए प्रशांत महासागर का नामकरण, प्रशांत महासागर से आप सभी भली भांति परिचित हैं। अगर आपने महासागर की वीडियोस नहीं देखी है तो आप ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ संदीप सर के द्वारा महासागरों का पूरा विस्तार किया गया है, किसका किसका कहाँ से कितना विस्तार है, कितना भूभाग है, कितना पानी है, वो हमारे लिए किस लिए उपयोगी है, कौन कौन से महाद्वीप को लाभान्वित करता है, ये सारी जानकारियां वहाँ पे दी जा चुकी हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पे केवल हमें इतना याद रखना है कि प्रशांत महासागर का नामकरण किसने किया, तो स्पेन निवासी थे मैगलन। अब इसके बाद हम बात करें दोस्तों, तो समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो मैगलन था या मैगलन थे। तो यहाँ क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव आपका बनता है वो यहीं से बनता है। क्वेश्चन पूछा जाता है उस व्यक्ति का नाम बताइए जिन्होंने संपूर्ण विश्व का चक्कर समुद्र के माध्यम से लगाया था या समुद्र के माध्यम से खोजा था। तो आप इनका मैगलन देता है या फिर मैगलन जो भी देगा। तो देखिए ये जो भी नाम लिखे होते हैं तो इसमें परेशान होने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव जब आप देखते हैं तो अलग अलग किताबों में इनका नाम अलग अलग लिखा होता है, लेकिन अर्थ वही होगा, इतना माइनर डिफरेंस नहीं देता है। उसका रीजन है स्पेनिश नेम होते हैं, अमेरिकन नेम होते हैं, ब्रिटिश नेम होते हैं, जब उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है तो अलग अलग प्रकाशन में अलग अलग नाम लिखा जाता है, लेकिन अर्थ वही होता है सभी का। कहीं पे मैगलेन कर देगा, कहीं मगलेन कर देगा, या इस तरीके से होता है, तो कंफ्यूज ना हो। ऑब्जेक्टिव में आप वहां पे टिक करिएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट दोस्तों बात करें तो एशिया में पुनर्जागरण की अभिव्यक्ति सर्वप्रथम भारत में हुई। एशिया आप सभी को पता है कि अगर हम बात करें महाद्वीपों की तो हमारे 7 महाद्वीप हैं, जिसमें से हमारा एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप माना जाता है। और हम ये कह सकते हैं हम उस महाद्वीप में निवास करते हैं, यानी हम भारतीय हैं और हम एशिया में ही निवास करते हैं। तो एशिया में अगर कुल देशों की अगर दोस्तों हम बात करें तो इस समय 49 है। 49 देशों की बात हम करें तो उन 49 देशों में अगर हम बात करें तो सबसे पहले पुनर्जागरण का प्रचार प्रसार कहाँ पे हुआ, तो भारत में हुआ। पिछले वीडियो में भी मैंने इसके बारे में चर्चा किया था, पुनर्जागरण की चीजें मैंने आपको बताई थी कि पुनर्जागरण की शुरुआत इटली से हुई, धीरे धीरे पूरे संपूर्ण यूरोप देशों में फैला, फिर इसके बाद क्या हुआ भारत में, और भारत में महत्वपूर्ण व्यक्ति हमारे कौन बने, राजा राम मोहन राय।
तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे नेक्स्ट पॉइंट यही लिखा हुआ है। अगर हम बात करें तो भारतीय पुनर्जागरण के पिता या जनक राजा राम मोहन राय को माना जाता है। राजा राम मोहन राय से भली भांति आप सब परिचित होंगे क्योंकि आप सारे हमारे वीडियोस देख रहे हैं। महाराजा राम मोहन राय हैं, स्वामी विवेकानंद है, दयानंद सरस्वती हैं, इन सब के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तो यहाँ इंपॉर्टेंट जो आपके पास बनता है तो ये याद रखेंगे, पुनर्जागरण एशिया में अगर हम बात करें तो सबसे पहले कहाँ, तो भारत में हुआ। और पुनर्जागरण मतलब होता है फिर से जागना, मैं चर्चा कर चुका हूं, यानी किसी भी चीज के बारे में पुनः विचार करके उसके बारे में जानकारी करना ही पुनर्जागरण। पिछली वीडियोस आप देखते रहिए क्योंकि देखिए हर पॉइंट को हर वीडियो में रिकॉल करना क्रिटिकल हो जाएगा और लंबी वीडियोस हो जाएंगी। तो इसलिए आप सब क्या करिए, पिछली वीडियो क्रमशः देखते जाइए तो पॉइंट टू पॉइंट नोट्स तैयार होता चला जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं तो अमेरिका से रिलेटेड सारी चीजों को मैंने एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूं, देख लीजिए। पहला पॉइंट अमेरिका की खोज, कोलंबस को याद रखिए। अमेरिका का नाम किसके नाम पर पड़ा, तो इटली के थे अमेरिगो वेस्पुसी। फिर आते हैं आपके इनसे रिलेटेड मैगलन, कहाँ के निवासी थे, स्पेन के निवासी थे। मैगलन से संबंधित प्रशांत महासागर, समुद्रों से बात करें मार्ग की तो आपके हो गए मैगलन। और ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया, संपूर्ण विश्व का समुद्र के माध्यम से चक्कर लगाया था। अब आ जाते हैं पुनर्जागरण, जो वीडियो हम पहले अपलोड कर चुके हैं, थोड़ा सा मैंने उसको हाईलाइट कर दिया है। एशिया की बात करें तो भारत में सबसे पहले पुनर्जागरण आया। अगर 49 देशों की बात करें एशिया में इस समय है, उस समय देश की संख्या कम रही होगी, घटी बढ़ी होगी, बट वर्तमान में जो है 49। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में कुल कितने देश हैं, तो आपको 49 लगाना है। कहीं कहीं दोस्तों देखिए 48 का भी विकल्प दिया होगा तो आप परेशान नहीं होंगे। उसका रीजन होता है कि जब भी पेपर में पूछेगा तो 49 और 48 इतना माइनर डिफरेंस नहीं देगा। ऑब्जेक्टिव जब भी आप देखेंगे और रियलिटी की बात करें तो आप 49 ही लगाइए। लेकिन अब जब विकल्प देता है तो कभी कभी अपडेट नहीं होता तो पुराना विकल्प आसपास में लगाते हैं हम सब, संख्याओं के बारे में हम बात करें तो। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं, इसी से रिलेटेड आ जाता है आपका अमेरिकी क्रांति। जिस तरीके से आप सभी ने जाना कि ब्रिटिश जो हमारा था उसने बहुत सारे देशों पर आधिपत्य किया था, जैसे हमारे भारत पे उसने किया, इसी तरीके वो अमेरिका पे, और मतलब हम ये कह सकते हैं बहुत सारे कंट्रीज थे जिन पर इन्होंने अपना अधिकार कर रखा था। तो जैसे जैसे इन लोगों ने अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त किया, उसी को स्वतंत्रता प्राप्त करने को या फिर अपना संविधान बनाने का, अपना नियम कानून बनाने की पद्धति के रूप में जो विकास हुआ उसी को क्रांति बोलते हैं। यानी नया परिवर्तन हम एक प्रकार का कह सकते हैं क्रांति है। तो इसी तरीके से क्या था, अमेरिकी क्रांति 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ग्रेट ब्रिटेन के अधीन एक उपनिवेश था। तो अभी आप देख पा रहे हैं किस कौन चला रहा था, ग्रेट ब्रिटेन इसको चला रहा था। अब ये लोग क्या चाहते थे, अपनी स्वतंत्रता, अपना स्वयं का अधिकार चाहते थे। तो उस उपनिवेश से निकलने के लिए इन्होंने क्या किया, उस उपनिवेश को निकलने के लिए इन्होंने विद्रोह किया। और उस विद्रोह की मेन घटना क्या बनी, बोस्टन टी पार्टी घटना के नाम से जानी गई और जो अमेरिका क्रांति का तत्काल कारण बनी। तो बोस्टन टी पार्टी पे अभी हम चर्चा करते हैं, पहले कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, कई बार ऑब्जेक्टिव ये पूछा गया है अमेरिका के मूल निवासी को किस नाम से जाना जाता है, तो उसको रेड इंडियन के नाम से जाना जाता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है रेड इंडियन किसे कहते हैं, तो अमेरिका के मूल निवासियों को क्या कहते हैं, रेड इंडियन के नाम से जाना जाता है। जनजातियों के बारे में जब हम चर्चा करेंगे या फिर इस तरीके से कुछ हमारे वीडियोस लेक्चर आएंगे तो वहाँ पे अलग अलग जनजातियां किस नाम से जानी जाती है, वहाँ के लोगों को क्या कहते हैं, इनके बारे में भी चर्चा की जाएगी। तो अभी यहाँ पे आपको याद रखना है कि अमेरिका के मूल निवासी किस नाम से जाने जाते हैं, तो रेड इंडियन के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के बारे में बात करें तो 4 जुलाई 1776 से प्रारंभ हुआ। तो ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, डेट 4 जुलाई 1776। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1776 को ध्यान रखिए। अब देखते हैं किसमें मुख्य रूप से किसने नायक की भूमिका निभाई। यानी कोई भी क्रांति है तो उस क्रांति के पीछे कोई ना कोई नायक या कोई ना कोई नेता या कोई ना कोई ऐसा तो व्यक्ति जरूर होगा जिसने उस मार्ग तक या उस लक्ष्य तक पहुंचाया होगा। तो इसके बारे में आगे चर्चा करें। अमेरिकी स्वतंत्रता का नायक अगर हम बात करें तो जॉर्ज वाशिंगटन थे। आप सभी ने जॉर्ज वाशिंगटन के बारे में सुन रखा होगा, अक्सर ऑब्जेक्टिव यहाँ से मिलते रहते हैं। तो हम बात करें तो शुरुआत कब से हुई, 4 जुलाई 1776। मुख्य रूप से अगर भूमिका के बारे में बात करें तो जॉर्ज वाशिंगटन जी का नाम सामने आता है। और अमेरिका की क्रांति का तत्कालीन कारण जो बना वो बोस्टन टी पार्टी बनी।
तो आप सबने बोस्टन टी पार्टी के बारे में सुन रखा होगा। आज हम समझते हैं कि बोस्टन टी पार्टी थी क्या। टी से तो मतलब समझ गए होंगे चाय, क्योंकि भाई सबकी भारत में पहली पसंद उठते उठते चाय। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि उठेंगे भी नहीं, उसके पहले बेड पे टी चाहिए, बेड टी, फिर ये टी, फिर वो टी। चलिए खैर कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अगर हम बात करें तो भारत में कहीं ना कहीं चाय का उत्पादकता पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और भारत चाय के मामले में नंबर 1 है भी। तो आइए उस टी की घटना को आज समझते हैं और उसी से याद रखते हैं। बेड टी से तैयार करते हैं बोस्टन टी पार्टी। बोस्टन टी पार्टी की घटना के बारे में बात करें तो दोस्तों 16 सितंबर 1773, 16 सितंबर 1773 को बोस्टन टी पार्टी की घटना घटी। बहुत सिंपल घटना थी, लेकिन इतनी बड़ी क्रांति हो जाएगी ये कल्पना नहीं किया था ग्रेट ब्रिटेन ने। लेकिन यही कहा जाता है कि जब लक्ष्य आपके सामने निर्धारित हो तो वो स्थिति कभी भी बन सकती है। गोल पे आप टिके हो, कोई भी निशाना आपका जाके लग सकता है। तो लक्ष्य से मत भटकिए। मैं बार बार आप सबसे कहूँगा, अपनी तैयारी को बना के रखिए। कभी भी गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट फॉर्म निकाल सकती हैं और कभी भी एग्जाम ले सकती है, तो आप अपने गोल को तैयार रखें। तो चलिए आगे चर्चा करते हैं दोस्तों। 16 सितंबर 1773 को सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में यह घटना घटी, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी, हमने आप सबको ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बताया था। भारत में भी ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व बहुत दिनों तक रहा, यानी एक एक करके उन्होंने भारत के हर क्षेत्र पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अधिकार करना शुरू कर दिया था। फिर जब महारानी विक्टोरिया के हाथों में सौंप दिया गया तो ईस्ट इंडिया कंपनी हटा के टोटल क्या कर दिया, महारानी विक्टोरिया ने वायसराय के पदों को नियुक्त कर दिया, जनरल के पदों को नियुक्त कर दिया, यानी पूरा टोटल भारत का अधिकार क्षेत्र जो था वो अपने अधिकार में ले लिया था। तो इसी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार समय समय में ब्रिटेन करता रहा और बढ़ाता रहा। जैसे जैसे उसको लगा कि नहीं अब हम पूरी तरीके इन पे हावी हो सकते हैं, तो उसने अपने नियमों को बदला और वहां पे अपना तानाशाही चलाना शुरू कर दिया। तो दोस्तों बात करें जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की जहाजों से चाय की 340 पेटियां समुद्र में फेंक दी गई थी। यही आपकी क्या है, बोस्टन टी पार्टी है। यानी एक प्रकार का विद्रोह जिसे हम कह सकते हैं जताने का एक माध्यम बनाया गया। किसके माध्यम से? चाय का नुकसान करके। और वही जो घटना घटी उसी को बोस्टन टी पार्टी का नाम दिया गया। तो यहाँ पे आपको याद रखना है सैमुअल एडम्स का नाम। और ये घटना कैसे घटी? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो जहाज से जा रहा था उसमें चाय के जो 340 पेटियों को समुद्र में फेंक दिया गया। और नेक्स्ट दोस्तों बात करें तो अमेरिका से रिलेटेड कुछ चीज़ों के बारे में चर्चा करते हैं। अमेरिका में दास प्रथा का उन्मूलन जनवरी 1963 में अब्राहम लिंकन ने किया था। दास प्रथा के बारे में मैंने आप सभी को बताया, एक प्रकार से गुलामी। यानी पहले क्या होता था, पीढ़ी दर पीढ़ी अगर कोई किसी व्यक्ति से कर्ज ले लेता था या उसको वापस नहीं कर पाता था, बंधुआ मजदूर जिसे बना दिया जाता था, वो एक प्रकार की दास प्रथा कहलाती थी। और ये बहुत ही खराब प्रथा थी। यानी अगर एक कोई गिरवी बन गया तो उसकी पूरी फैमिली उसी में बंधुआ ही बनती चली जाती थी, यानी गुलामी ही करना पड़ता था। उस पद्धति को हम बात करें तो भारत से लेकर अन्य कई देशों में थी। और उसमें से आप देख पा रहे हैं अमेरिका में भी दास प्रथा का उन्मूलन कराया गया था। किसके द्वारा? अब्राहम लिंकन। और दोस्तों अगर हम बात करें अब्राहम लिंकन का, तो व्यक्तित्व वास्तव में जनता के प्रति डेडिकेटेड था। हम कह सकते हैं एक सोशल वर्कर के रूप में, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अब्राहम लिंकन का कोई जोड़ नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपने माध्यम से जनता के प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक किया। और उनके द्वारा डेमोक्रेसी की मुझे लगता है सबसे बड़ी डिफिनेशन दी गई है, जो एक शॉर्ट टर्म में बहुत कुछ कह जाती है। उस डिफिनेशन पे चर्चा करते हैं, बार बार पूछा जाता है। मुझे लगता है अगर डेमोक्रेसी को फाइंड आउट करना है तो इनसे अच्छी डिफिनेशन आप नहीं देख सकते, क्योंकि है तो डिफिनेशन बहुत सारी। जिसे हम बात करें प्रजातंत्र के बारे में, जनता तंत्र के बारे में, यानी जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं, तो वो इन्होंने सही माने में बताया। वो देखिए अब्राहम लिंकन के द्वारा कहा गया स्टेटमेंट, पहले मैं हिंदी में बताता हूँ फिर इंग्लिश में भी बताता हूँ। इसका रीजन है कि आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि जीएस हम पढ़ रहे हैं तो हमें इंग्लिश की कोई आवश्यकता नहीं है। उसका रीजन है कि कभी कभी जीएस में बहुत सारी चीजें हैं जो टैग हैं, कोटेशंस हैं, वो इंग्लिश में ही आ जाती हैं। उसका रीजन है क्योंकि आपको उतनी लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए। भले वो लैंग्वेज देगा पेपर में कि भाई हम हिंदी इंग्लिश नहीं पूछेंगे, लेकिन वो हिंदी इंग्लिश कहाँ पूछ रहा है? उसने तो उस कोटेशन को पूछ लिया इंग्लिश के लैंग्वेज के रूप में। है किसका पार्ट? जीएस का। तो देखिए इसकी डिफिनेशन जो बार बार पूछी जाती है, इन्होंने डेमोक्रेसी की डिफिनेशन अब्राहम लिंकन ने दी, प्रजातंत्र जनता का
जनता के द्वारा और जनता का शासन है। सही बात है। हम प्रजा कब कहलाएंगे? जब हमारी चीजों को कोई सुनेगा और हमारी ही चीजों को सुनकर हमारा ही व्यक्ति प्रतिनिधित्व करे और हमारे हित में ही करे। यानी शासन कौन है? हमारे द्वारा चुना गया व्यक्ति, जिस वो योग्य है या हम सभी उसको पसंद करते हैं, वो हमारा ख्याल रखता है, वही शासन है। उसी को हम क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी बोलते हैं, जनता तंत्र बोलते हैं। आप अगर देखें तो इसमें बहुत बड़ी बात छिपी है। प्रजातंत्र जनता का, यानी जो प्रजातंत्र है किसका है? जनता का। और किसके द्वारा है? तो जनता का ही। और किसका शासन है? जनता का। यानी हम बात करें तो टोटल कौन है? हर तरफ से घूम के वहां के लोग, वहां के निवासी, वहां के पीपुल्स ही क्या है? तंत्र को बनाने वाले, तंत्र को चलाने वाले, तंत्र को मानने वाले। सारी चीजें एक शब्द में छिपी हुई है, इसे कहते हैं डेमोक्रेसी। अब इसी को दोस्तों इंग्लिश में देख लेते हैं, कभी कभी यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है। डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल। आप देख पा रहे होंगे जो चीज ये लिखी जनता का शासन, उसी चीज को इसने इंग्लिश में केवल कर दिया है। और अक्सर पेपर में देखते होंगे आप सब, कभी कभी इस तरीके के कोटेशन इंग्लिश में ही रख दिया जाता है। आप वहां पे अगर हिंदी फाइंड आउट करने लगेंगे तो नहीं मिलेगा। जैसे वेदों की ओर लौटो, कई एग्जामिनेशन में लिख दिया कम बैक्स टू बेगास। अब लोग कंफ्यूज हो गए कि ये हर कहाँ से आ गया, हमने वेदों की ओर लौटा था पढ़ा था, लेकिन ये कम बैक्स टू बेगास कहाँ आ गया। तो ये चीजें दोनों ध्यान दीजिए, इंग्लिश और हिंदी कोटेशन पे दोनों को देखिए, जिसके इंग्लिश में है उसको भी और हिंदी में भी। तो एक बार रिकॉल करते हैं इसको। डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। यानी सिंपल चीजें हैं। अगर आपको इंग्लिश भी नहीं आती है, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा सा आप इन अर्थों को देखें तो आप समझ जाएंगे कि जो चीज ऊपर टैग लिखा था वही टैग कन्वर्ट करके रख दिया गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का जो टॉपिक हमारा था अमेरिका से रिलेटेड और अमेरिकी क्रांति से रिलेटेड, इससे रिलेटेड कुछ आपके महत्वपूर्ण बिंदु जो पॉइंट हैं, और इनसे मुझे लगता है कि जो भी क्वेश्चन आपके बनेंगे ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे। तो आज का वीडियो यहीं रखते हैं। धन्यवाद दोस्तों।